नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर सीएएफ के कैंप में गोलीबारी हुई है। आपसी रंजिश में जवान ने गोली चलाई, एक जवान की मौत हो गई, 2 जख्मी, घायल जवानों का इलाज जारी। फरसेगढ़ सीएएफ कैंप की घटना है, जहां पर एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चलाई है और आपसी रंजिश बताई जा रही है इसकी वजह। एक की मौत हो चुकी है, 2 जख्मी है। इसके बाद इस जवान ने खुदकुशी की भी कोशिश की। अभी फिलहाल इलाज जवान का जारी। तो ये की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आती गई हैं। और उसके बाद फिर ये भी हुआ था कि जवानों की काउंसलिंग भी की जाएगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये सवाल भी उठे थे, लेकिन जितनी तेज़ी से सवाल उठे उतनी तेज़ी से ये सवाल खत्म भी हो गए थे। लेकिन आज फिर सवाल उठ गया है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि आपस में ही जवान एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। और एक और फिर से घटना जो बीजापुर से आई है। बीजापुर के फरसेगढ़ में हुए गोलीकांड में एक जवान जो जख्मी हुआ है वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए तैयार हैं। जवान मोहम्मद शरीफ, जिनके दाएं पैर के घुटने में गोली लगी है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद जी, क्या कुछ हुआ था, क्या किस मामले को लेकर विवाद हुई कि एक तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है? सर, मेरे से कोई फायरिंग नहीं हुई है जी, ठीक है जी। और वो आपस की विवाद थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो रूम से बाहर निकल रहा था, उसके बाद अचानक मेरे को गोली लगी। जी जी। किसने गोली, कौन गोली चला रहा था? ये तो खुद मेरे को पता नहीं, गोली लगने के बाद मैं खुद भाग गया। अच्छा। हाँ, मेरे पैर में गोली लगी तो मैंने खुद हट गया वहाँ। पैर में गोली लगने के बाद भी आप दौड़ रहे थे? नहीं, मैं हट गया वहाँ से। अच्छा जी। कहाँ हटे? कौन गोली चला रहा था? अब ये तो मेरे खुद नहीं पता, वहाँ 2 लोग शामिल थे आपस में। अच्छा, कौन कौन? वो जयशंकर शुक्ला, रवि सिंह। इनके बीच पहले से किसी तरह का कोई विवाद था क्या? अभी नहीं, मेरे को पता नहीं गुरु, कुछ नहीं पता आपको? अच्छा, जो जवान मारा गया है वो कौन है? वो रवि सिंह, रवि रंजन। इनके बीच पहले से किस तरह का कोई विवाद? ये तो सर मेरे खुद नहीं पता है। अच्छा, क्या रंजिश था क्या नहीं था जी, मेरे को खुद नहीं पता है जी। बिल्कुल। तो ये घायल जवान थे जिनके दाएं पैर पे गोली लगी है। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, किस बात को लेकर जवानों के बीच जो है विवाद हुआ और गोलीबारी हुई और ये बीच में फंस गए और इनके दाएं पैर पे गोली लगी, बुरी तरह से जख्मी हो गए। हालांकि इनका जो इलाज है वो इस वक्त जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा जवान, जो आरोपी जवान है दयाशंकर पटेल, उन्होंने खुद को जो है गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जबड़े को चीरकर गोली निकली है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। बीजापुर में प्राथमिक उपचार चल रहा है। बहरहाल बीजापुर के जो आला पुलिस अधिकारी हैं वो इस मामले में किस तरह से खुलकर बयानबाजी करने से बच रहे हैं। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। करने को बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल जी हैं। सर, ये जो मामला है, ये जो घटनाक्रम है, कैसे अंजाम दिया गया है और इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं जवानों की काउंसलिंग करवाई जाती है? बीजापुर के फरसेगढ़ के सीएएफ कैंप में जवानों के बीच किसी कारणवश गोली की घटना हुई, जिसमें एक जवान, अभी 2 जवान घायल है और एक जवान की वहाँ से यहाँ लाते वक्त मृत्यु हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच जारी है और जो भी रीज़न आता है जिस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी जवान कौन है और किस मामले को लेकर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था जवानों के बीच? अभी ये कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है। कल तक पूरा मामले की जांच चलेगी और पूरी चीज़ें जो बाहर आएगी वो बता दी जाएगी। सर, करीब 8 महीने पहले सीएएफ कैंप मिंगाचल में इस तरह की घटना हुई थी जिसमें 2 जवान मारे गए थे। बासागुड़ा में 2 साल पहले इस तरह का वारदात हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 4 जवान शहीद हुए थे। जवानों की काउंसलिंग क्यों नहीं करवाई जाती सर? जवान जो है यहाँ लड़ाकों से लोहा लेने के लिए आए, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं जवान। जवानों की कंटिन्यूस काउंसलिंग और मोटिवेशन कराया जा रहा है। इस पर्टिकुलर घटना किस कारणवश हुई थी वो पता कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा उस प्रकार से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाएगी क्या? अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं हुई है कि किस बात को लेकर विवाद हुआ है। कंटिन्यूस हम लोग पता लगाने का ट्राई कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कार्रवाई करेंगे।
ये थे बीजापुर एसपी दिव्यांग पटेल, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किस बात को लेकर जवानों के बीच विवाद जैसी स्थिति निर्मित हुई थी, इस बात की जानकारी फिलहाल पुलिस को नहीं है। तमाम जो पहलू हैं उस बात की उस पर तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद ही जो है पुलिस अधिकारी किस तरह की कोई स्पष्ट जो है बयानबाजी इसमें कर सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, गोलीकांड का जो मामला है, ये जवानों के बीच क्यों निर्मित हुआ। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। और मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, अमूमन तौर पर सुबह हम खबर पढ़ते हैं कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई जवानों की, लेकिन अगर इस तरह की खबर बार बार आए कि जवानों की आपसी रंजिश के चलते जवानों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। जरा बताएं दर्शकों को कि क्या कुछ पूरा मामला था, अभी तक कुछ समझ में आया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? श्रद्धा, ये चिंताजनक विषय है कि जो जवान लाल लड़ाकों से लोहा लेने के लिए बस्तर में तैनात हैं, वो जवान अगर एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाएं तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दूं कि सीएफ कैंप फरसेगढ़ में जो तैनात जवान हैं उनमें पैसों को लेकर विवाद हुआ था। मात्र 3,000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। बता दूं कि दयाशंकर शुक्ला नाम के जो एक जवान हैं सीएफ के, उन्होंने अपने साथी जवानों पर फायरिंग की है, जिसमें जो है रवि रंजन नाम के जो जवान हैं उनकी मौत हो गई मौके पर ही। उसके साथ ही मोहम्मद शरीफ नाम के जो जवान हैं उनके दाएं पैर पर गोली लगी और वो जख्मी हैं। इस पूरे मामले के बाद जो है एक तरीके से पूरा जो घटनाक्रम है, इसे समझने में थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। पुलिस भी जो है खुलकर ये नहीं स्पष्ट कर पा रही है, बता नहीं पा रही है कि किस वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पैसों को लेकर विवाद हुआ था और फिर जवानों ने आपसी गोलीबारी की है। मोहम्मद शरीफ जिनसे हमारी बात हुई वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। दयाशंकर शुक्ला जो जवान ने गोलीबारी की है, उन्होंने गोलीबारी के बाद आत्महत्या की कोशिश की। उनके जबड़े को चीरते हुए गोली निकली है और फिर उन्हें जिला चिकित्सालय बीजापुर से रायपुर के लिए रेफर किया गया है। और साथ ही जो जिस जवान की मौत हुई है रवि रंजन की, उसे भी उसकी डेड बॉडी जो है शव को भी रायपुर के लिए रायपुर भेज दिया गया है। दयाशंकर शुक्ला बिहार के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रवि रंजन जो हैं वो यूपी के और जो दूसरे जवान हैं वो कांकेर के रहने वाले हैं। तो ये तमाम जो मामला है कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले निकलकर आमतौर पर सामने आते रहते हैं। दिसंबर 2019 की बात करें तो नारायणपुर के कड़ेनार में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, आईटीबीपी के 3 जवान घायल हुए थे। और बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में भी करीब 1 साल पहले मई में जो है सीएफ कैंप में ही एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग की थी, जिसमें 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बासागुड़ा में भी इस तरह का वारदात हुआ था 2 साल पहले, जिसमें सीआरपीएफ के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग किया था, जिसमें 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो जरूरत ये वाकई में चिंताजनक बात है। हालांकि कहा जाता है कि काउंसलिंग की बहुत जरूरत है जवानों को, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक तो नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, लगातार नजर बनाए रखें। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच चीन में फंसी खरगोन के छात्र शुभम गुप्ता और मतीन ने स्वदेश वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। चीन के वुहान एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होने से पहले दोनों छात्रों ने वीडियो जारी कर केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और सीएम कमलनाथ को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, दोनों छात्रों और उनके परिजनों ने न्यूज 18 के माध्यम से सीएम कमलनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने विदेश मंत्रालय से संपर्क भी किया था और केंद्र सरकार ने छात्रों को लाने के लिए विमान भेजा था। वही दोनों छात्रों की वतन वापसी से परिजन काफी खुश हैं। एयर इंडिया के विमान से खरगोन के दोनों छात्र दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद दोनों को गुरुग्राम के विशेष कैंप में 15 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। माई सेल्फ शुभम गुप्ता, अब्दुल मतीन खान। अभी हम वुहान एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और ये सब संभव हो पाया है हमारे विदेश मंत्रालय के कारण। विदेश मंत्रालय, इनमें सबसे बड़ा हाथ है विदेश मंत्रालय का और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे जो चीफ मिनिस्टर श्री कमलनाथ जी का, और हम सभी का धन्यवाद करना चाहिए। खास मीडिया समूह तक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, ये वाकई में खुशी की खबर, और छात्रों ने भी धन्यवाद दिया, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस खबर पर संज्ञान लिया था। न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उसका असर भी देखने को मिल रहा है।
जी श्रद्धा, एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर चाइना में भारतीय छात्र फंसे हुए थे और अपने राज्य के खरगोन के, मध्य प्रदेश के वो छात्र फंसे हुए थे, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम और पीएम दोनों से ही मदद मांगी थी। जिस तरीके के हालात वो बता रहे थे कि कोरोना वायरस को लेकर के चाइना में देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी भयानक हालात थे, जिसकी वजह से उनकी जान पर बात आ गई थी। धीरे धीरे उनका खाने का सामान भी खत्म हो रहा था और हालात ऐसे थे कि जब भी बाहर निकलना पड़ता था तो मास्क लगा करके निकलना पड़ रहा था। और इसी भयानक दृश्य को, इस भयानक वातावरण से परेशान होकर के उन्होंने सीएम और पीएम दोनों से ही मदद मांगी थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उनकी मदद की गुहार सीएम और पीएम तक पहुंची और आखिरकार आज उनकी वतन वापसी हो चुकी है। और जिस तरीके से अब जो कोरोना वायरस का डर था उसको लेकर के भी यहाँ पर उनकी खास देखभाल की जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएंगे। इसकी वजह से फिलहाल उन्हें खरगोन तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन गुरुग्राम में ही उन्हें 15 दिन तक रखा जाएगा। पूरी जांच परख की जाएगी, सैंपल टेस्टिंग होंगे उनके स्वाब के, और उसके बाद जब वो पूरे स्वस्थ घोषित हो जाएंगे उसके बाद ही उन्हें उनके घर खरगोन भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो परिवार में, उनके परिवार की बात करते हैं तो उनके परिवार में खुशी का माहौल है, सभी जन खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात चीन में देखने को मिल रहे थे, काफी भयानक हालात थे, और अब जब उनके बच्चों की वतन वापसी हो गई है तो कहीं ना कहीं परिवार को भी ये सुकून है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे थे उनकी जान पर अब खतरा नहीं है और सरकार भी पूरा ध्यान दे रही है। पीएम ने उनको स्पेशल विमान भेज करके वापस बुलाया विदेश मंत्रालय ने, तो वहीं सीएम ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो खुद इस मामले पर पहल करेंगे और विदेश मंत्रालय से बात करेंगे और तत्काल प्रभाव से उन छात्रों को वापस बुलाया जाएगा। ये फिलहाल उन्होंने ट्वीट करके आश्वासन। राज्य सरकार ने संज्ञान लिया, केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, इसमें दोनों का ही शुक्रिया अदा पूरा देश भी करता है कि वहां पर जो भी लोग भारतीय फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है, उनको वापस इंडिया लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात सतना की करेंगे, जहां एक रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। सतना के एक रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है, जहां भीख मांग रहे 6 बच्चों को एक समाज सेवी रेस्टोरेंट के भीतर पिज्जा बर्गर खिलाने ले गए, लेकिन जैसे ही बच्चे कुर्सियों पर बैठकर पिज्जा और बर्गर खाने लगे, वैसे ही रेस्टोरेंट संचालक इससे नाराज हो गया और गरीब बच्चों को डांट कर वहां से बाहर निकाल दिया। हम वो भीख हमसे भी मांगे, तभी हम लोगों ने उनको भीख नहीं दी। हमने सोचा कि उनको अंदर बैठा के कुछ खिला दें, तो उन्होंने बोला हम बर्गर खाएंगे, डोसा। तो हम बोले ठीक है, तो अंदर ले गए, कुर्सी में बैठा के उनको ऑर्डर किए, मंगाए। तो उनके मालिक ने आधा जैसे आके, हम लोग खा चुके थे, आधा बचा था, तो उन्होंने आके हाथ पकड़ के भगा दिया बाहर गरीब बच्चों को। रेस्टोरेंट संचालक के इस व्यवहार से आहत समाज सेवी ने उसकी शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इन लोगों का कहना है कि ये गरीब बच्चों को जो मिलते हैं, यदि वो उनके पास आते हैं तो उनको वो अपने जो पॉकेट मनी या जो इनके पास उपलब्ध सोर्सेज होते हैं उससे उनको कुछ चाय नाश्ता करा देते हैं। और उसी प्रक्रिया में चाय सुट्टा बार में बच्चों को लेके गए थे, पिज्जा ऑर्डर किया था। उस बीच शायद इनका कहना है कि चाय के जो सुट्टा बार के मालिक हैं उन्होंने उनको वहाँ बैठने से आपत्ति करी और उनको वहाँ से बाहर कर दिया। इस बात की शिकायत इन्होंने किया है और इस बात पे यदि इनके साथ बदतमीजी हुई है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और यदि उसमें उनके द्वारा कोई अपराध किया गया है तो संविधान में अमीर और गरीब दोनों को समान माना गया है और उनके मौलिक अधिकारों में ये शामिल है। इसके बावजूद भी गरीबों से भेदभाव किया जा रहा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। अमीरों के रेस्तरां में जिस तरह से गरीब बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। इंदौर में सीए के विरोध में होने वाली रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल होंगे। महालक्ष्मी नगर में इस रैली का आयोजन किया गया है। वहीं महालक्ष्मी नगर के लोगों ने कार्यक्रम का विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और इलाके में शांति भंग होने की आशंका जताई। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट की एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड केयरिंग सोसाइटी 3 थीम थी।
वित्त मंत्री ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत दी है, साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 5 लाख रुपए तक की आय के लिए अब कोई कर नहीं देना होगा। बजट में वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी। इसके लिए 99,300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होंगे। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का काम कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 60 लाख नए टैक्स पेयर्स जोड़े गए हैं, 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। नया रिटर्न सिस्टम भी 1 अप्रैल से लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में रेलवे के लिए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने नई हाई स्पीड ट्रेन के साथ साथ तेजस ट्रेनों के लिए भी नई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने इसके अलावा 4 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण पीपीपी मॉडल से करने की घोषणा की है। आम बजट को प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने गुमराह करने वाला बताया है। सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि ये बजट किसानों और गरीबों के लिए नहीं है। ये सरकार बजट बना रही है और 5 साल इनकी शाबाशी होती है। ये स्टूडियो में बिठा के पत्रकारों को बुला के सबसे कहते हैं, वाह वाह कराते हैं अपनी, और 5 साल में इसका परिणाम ये है कि ये देश को यहाँ तक घसीट लाए जहाँ बेरोजगारी ऐतिहासिक है, आर्थिक गतिविधि चौपट है, निवेश लग नहीं रहा, अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है और ये देश को गुमराह करने का फिर से एक प्रयास है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने लगभग 9,200 करोड़ रुपए से रोजगार योजना घटाया, शिक्षा के क्षेत्र में बजट घटाया और ये कहिए हम शिक्षा के क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। कैसी प्राथमिकता दे रहे हैं जहाँ ये बजट ही घटा रहे हैं? कैसी प्राथमिकता ये कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं जहाँ रोजगार में घटा रहे हैं? किसानों की इनकम को डबल करने में 2022 तक हो जाएगी, चलो 1 साल और घट जाएगा, ये तो कई सालों से कह रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा आत्महत्या तो अपने देश में किसानों की है, अफ्रीका से ज़्यादा आत्महत्या होती है। बजट में इंदौर को मिली 3 ट्रेनों की सौगात को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। साथ ही देश भर के 100 रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना है, जिसमें इंदौर को भी शामिल किया गया, जिस पर सांसद ने खुशी जाहिर की। जो दिल्ली की ट्रेन थी जो हमने मांग की थी वो आने वाली है, पटना की है। उस पटना की ट्रेन को भी संभावना है कि वो हो गई है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो पूरे देश भर में लगभग 100 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, जैसे एयरपोर्ट है उस माध्यम उस तर्ज पर 100 रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उसमें हमारा इंदौर का रेलवे स्टेशन भी है। इंदौर के आसपास जो हमारे काम चल रहे हैं वो लगभग इस साल पूरे होने की संभावना है। सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। साथ ही सीएम सलमान खान से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें IIFA अवार्ड को लेकर चर्चा होगी। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड आईफा 2020 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस आईफा अवार्ड की तारीखों और आयोजन को लेकर भोपाल आएंगे। 3 फरवरी को सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आईफा अवार्ड का कार्यक्रम जारी करेंगे। जानकारी के मुताबिक इंदौर शहर में 19, 20 और 21 मार्च को आईफा अवार्ड होगा। साथ ही एक दिन कार्यक्रम राजधानी में भी आयोजन होगा। सरकार ने आईफा अवार्ड के लिए मुख्य सचिव SR मोहंती की अध्यक्षता में समिति का गठन किया और पर्यटन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। 3 फरवरी को आयोजन को लेकर सलमान खान संबंधित विभाग के अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे। 3 फरवरी को सलमान खान पूरे दिन भोपाल में रहेंगे। विश्वास हो रहा है, आईफा को मध्य प्रदेश पर विश्वास हुआ, इसलिए उन्हें लंदन नहीं गए, फ्रांस नहीं गए, जर्मनी नहीं गए, मुंबई नहीं गए, बेंगलोर नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, वो मध्य प्रदेश आए। उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास। प्रदेश में रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए घूम रहे कंप्यूटर बाबा की मंशा पर प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने अब सवाल खड़े किए हैं। खनिज मंत्री ने कंप्यूटर बाबा की ओर से बिना जानकारी के रेत खनन को रोकने की कार्रवाई पर निशाना साधा। मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि विभाग की स्वीकृत खदानों पर कार्रवाई के लिए कंप्यूटर बाबा पहुंच रहे हैं, जो ठीक नहीं है। खनिज मंत्री ने कहा कि रेत के नए ठेकेदारों की मांग पर अब अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग माइनिंग चेक नाके स्थापित करेगा। पूरे मामले पर खनिज मंत्री जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार अब नाका बनाने का काम करेगी और इस बारे में चर्चा करने के लिए प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं।
सर, लगातार इस बात की शिकायत हो रही है कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है और अब ठेकेदार भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं। ठेकेदारों की शिकायत नहीं है ये, जो हमारे जैसे नए ठेकेदार हैं अभी 33 जिलों के हमारे नए ठेकेदारों ने पैसा जमा कर दिया है और 6 ठेकेदार शायद 1-2 दिन में वो भी पैसा जमा कर देंगे और 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कोर्ट के निर्देश के कारण वो उसका हमने स्वीकृति पत्र भी जारी नहीं किया है। तो इस प्रकार से सभी लोग लगभग तैयार हैं। ये इनका सबसे मांग है कि हमको मतलब अवैध उत्खनन होता है या अवैध परिवहन होता है, इसको चेक करने का हमको अधिकार रहे और हमको नाके लगाने का अधिकार मिले। तो इसके तो हमने पूर्व स्वीकृति दी है। देखिए, वो जो जा रहे हैं, मैं उनके काम में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, उनका विभाग अपना अलग है। कई जगह ये कह सकते हैं कि पंचायतों की खदान है, स्वीकृत खदान है, कई जगह निजी भूमि में काम चल रहा है जिससे आम जनता को रेत मिलती है। तो नर्मदा को छोड़ के बाकी जगह मशीनों का रोक नहीं है, प्रतिबंधन नहीं है। वहाँ पर्यावरण विभाग से अनुमति लेकर या कलेक्टर से अनुमति लेकर पर वहाँ उनको मशीन लगाई जा सकती है। लेकिन कई जगह गलत तरीके से भी हो रहा है इस तरह का। कई जगह हमारे कॉर्पोरेशन की खदान है, कई जगह वहाँ भी पहुँच जाते हैं, सरकारी खदानें पहुँच जाते हैं कई जगह, तो उनको खुद ही नहीं मालूम कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना। कहना है कि अब अवैध खनन और अवैध परिवहन को रोकने के लिए टोल नाके बनाए जाएंगे, जिसका संचालन ठेकेदार और खनिज विभाग के अफसरों के द्वारा किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने पहुंचे मंत्री पीसी शर्मा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता उनका रास्ता रोक लिया उन्होंने और उनसे शिकायत करते हुए कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में उनको शामिल नहीं किया जाता है, जिससे वो नाराज है। पीसी शर्मा को कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। उनकी नाराजगी इस बात थी कि उनको कभी भी सरकारी कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाता। प्रदेश में मां नर्मदा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कई शहरों में अद्भुत नजारे देखने को मिले। प्रदेश के कई शहरों में धूमधाम से नर्मदा जयंती मनाई गई। बात करें हरदा की, तो यहाँ नर्मदा जयंती के मौके पर रुद्रनाथ घाट पर जलमंच बनाकर नर्मदा का अभिषेक किया गया। तो वहीं हंडिया में श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी चढ़ाई। तो वहीं नर्मदा शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं शाम को नर्मदा घाट पर आतिशबाजी और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खरगोन में नर्मदा जयंती धूमधाम से मनाई गई। जिले के बड़वाह, महेश्वर, कसरावत और मंडलेश्वर धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मां नर्मदा की आरती के लिए पहुंच गए थे। वहीं भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। वहीं हजारों लीटर दूध से नर्मदा का अभिषेक किया गया। आनंद मनाया गया। मेहमान द्वारा पुष्प से वर्षा हुई और भर मध्याह्न काल में मां भगवती नर्मदा जी का अभिषेक के बाद में जन्मोत्सव की आरती हुई। मंडला में भी नर्मदा जयंती खूब धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर रपटा घाट में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच करीब 2000 मीटर की लंबी चुनरी मां नर्मदा को उड़ाई गई। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। और इसका बहुत महत्व, पुराणों में भी इसका काफी वर्णन है। जो महत्व गंगा जी में स्नान करने का है, वो माना जाता है कि सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन करने से उतना पुण्य प्राप्त होता है। इस नदी के हर कण को शंकर का स्वरूप माना जाता है और लोग उसके कंकड़ को भी घर में अपने शंकर जी के रूप में पूजते हैं। नर्मदा जयंती प्रदेश में लोगों ने बड़े आस्था और उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हरदा से प्रवीण के साथ कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।